Hello students, today we are going to start electrochemical series। जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर 3 चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उस चैप्टर में हम आप लोगों को इलेक्ट्रोड विभव क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, इसकी परिचर्चा कर चुके हैं। इलेक्ट्रोड विभव को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इसकी चर्चा भी विस्तृत पिछले वीडियो में हम कर चुके हैं। आज हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किसे कहते हैं, यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहा जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किसे कहते हैं। पहली बात तो कई बच्चों के मन में ये दिमाग में ये रहता है, एक सेकेंड, कई बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि कहीं मतलब ये जो श्रेणी है, इस श्रेणी में क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में डेवलप होता है कि आखिर इतने ही तत्वों को क्यों रखा गया। श्रेणी में जो आपकी आवर्त सारणी है उसमें बहुत सारे तत्व हैं, लेकिन केवल इतने तत्व ही श्रेणी में क्यों रखे गए। तो एक बात का ध्यान रखें कि ये श्रेणी, ये जो चैप्टर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम सेल का अध्ययन करते हैं और सेल के निर्माण में जिन धातुओं जिन अधातुओं का उपयोग होता है, केवल हम उन धातु और अधातुओं का अध्ययन इस सीरीज के अंतर्गत करते हैं, इस चैप्टर के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर जो विद्युत रासायनिक श्रेणी जो आपकी बनाई गई है वो केवल उन्हीं तत्वों की बनाई गई है जो तत्व सेल की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, सेल के निर्माण में यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो एक तो दिमाग से ये निकाल दीजिए कि इतने सारे तत्व, केवल इतने ही तत्व क्यों लिए गए। ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक बात और सुन लीजिए, इस श्रेणी में ये जो 4 तत्व आपको दिखाई दे रहे हैं, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, इनका आवर्त सारणी में स्थान कैसा होता है, ऊपर से नीचे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लेकिन यहाँ पर उल्टे रखे गए हैं, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। आप आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में देख लीजिएगा। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, यहाँ पर ये तत्व एलिमेंट लिखे हुए हैं, इनको कैसे याद किया जाएगा इसका हम आपको बहुत अच्छा तरीका बता देंगे। उसके बाद आप आराम से इस क्रम से इनको याद कर पाएंगे। मानक इलेक्ट्रोड विभव अर्थात मानक अपचयन विभव जो कि -3.04 है और मानक ऑक्सीकरण विभव +3.04। इसके बाद ये धीरे धीरे बढ़ने लगा और ये 0 हो गया। ठीक है, यहाँ से ये घटने लगा, मानक ऑक्सीकरण उल्टा होता है। अपचयन और ऑक्सीकरण प्रक्रियाएं दोनों एक दूसरे की अपोजिट होती हैं, जैसा कि आप लोग इस बात को जानते हैं। ठीक है, जिन लोगों को ऑक्सीकरण अपचयन क्या होता है इसकी जानकारी नहीं है, वो लोग हमारा पिछला वीडियो पीछे वीडियो पड़े होंगे, यूट्यूब चैनल पर जाइए, उस पर पीछे के वीडियो देखिए, उनमें आपको ऑक्सीकरण अपचयन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, हालांकि उनमें वॉइस थोड़ी स्लो होगी क्योंकि उस टाइम मेरे पास माइक नहीं था, मैंने लॉकडाउन की स्थिति में ऐसे ही बना दिया था। उस टाइम जो होम डिलीवरी थी, ऑनलाइन डिलीवरी, वो भी बंद थी, इसलिए ऐसे ही लेक्चर बने हुए थे। तो आप लोगों को क्या करना है कि आप लोग अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन थोड़ा सा समझ लेंगे, इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को समझ लेंगे, तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, फिर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिलहाल जो है ध्यान दीजिए, जिन लोगों को पहले से ही ऑक्सीकरण अपचयन अर्थात ऑक्सीडेशन रिडक्शन आता है वो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, और जिन लोगों को ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं आता है, मैं आप लोगों को सलाह दे रहा हूँ कि आप लोग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ये दोनों अलग अलग वीडियो हैं, दोनों देख लीजिए, जिससे आपको ये वीडियो उसके बाद जब आप देखेंगे तो आपको इस लेक्चर में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को बहुत अच्छे से तरह समझ पाएंगे। ठीक है, तो इस श्रेणी में क्या किया गया है, तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी मानक अपचयन विभव और मानक ऑक्सीकरण विभव के क्रम में रखा गया है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अर्थात विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, क्या डेफिनेशन होगी, जब तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक अपचयन विभव के क्रम में रखा जाता है तो तत्वों की एक श्रेणी बन जाती है। इस श्रेणी को विद्युत रासायनिक श्रेणी अर्थात इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। मेन है इसकी प्रॉपर्टी, जिनको बहुत ही ध्यान से समझना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये कौन है, ये नॉन मेटल्स हैं, अधातु हैं, बाकी सब धातु हैं, हाइड्रोजन को छोड़कर। हाइड्रोजन तो आवारा एलिमेंट है, आपको पता ही है। ठीक है, ये धातु ये सब, ये तो इसकी तो कहानी अलग है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है यहाँ पर रखा हुआ है, और इसके हाइड्रोजन के जितने भी सेल का अध्ययन किया जाता है उसमें हम हाइड्रोजन के मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक अपचयन विभव को 0 मानते हैं। क्या मानते हैं, है नहीं 0, लेकिन हमने इसको मान लिया कि इसका 0 है। ठीक है, और इसी के सापेक्ष
किसका माइनस में ज्यादा रहेगा कम रहेगा, इसी के सापेक्ष इसको मानक मान करके हाइड्रोजन को मानक मान लिया हमने। इस बात का ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हाइड्रोजन को विद्युत रासायनिक श्रेणी में मानक माना गया है। इसके ऊपर वे धातुएं रखी गई हैं जो ज्यादा क्रियाशील हैं हाइड्रोजन से, इसके नीचे वे धातुएं रखी गई हैं जो कम क्रियाशील हैं। ध्यान रखें इस बात का। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि धातुओं में ऊपर वाली धातु की क्रियाशीलता अपने से नीचे वाली धातु से अधिक है। नोट करें, पॉइंट मन में नोट करें, क्योंकि आपको कॉपी में नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको नोट्स का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से इसको नोट करिए और उसके बाद उसे कॉपी में नोट करते जाइए और पर डे नोट करते जाइए। जैसे जैसे आपको वीडियो मिलता जाए आप नोट करते जाइए, रोज आपको एक वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है, मतलब क्रमबद्ध हम पढ़ाने जा रहे हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमने आपको उपलब्ध कराया है जिसपे आपको क्रमबद्ध बिल्कुल लेक्चर मिलेंगे, बिल्कुल कंटिन्यू लेक्चर मिलेंगे, रोज मिलेंगे। ठीक है, कभी कभी संडे को भी मिल सकते हैं, लेकिन संडे को थोड़ी छुट्टी दे दो हमें। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि जो धातु हैं उनमें ऊपर वाली धातुओं की क्रियाशीलता नीचे वाली धातुओं से अधिक है। क्यों है वो भी बताऊंगा। ठीक है, जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि मान लो ये Fe है। Fe कौन है? ये Fe, ये कॉपर है, ये तांबा है, ये Fe है। ऊपर कौन है? ऊपर कौन है श्रेणी में? अब कुछ बच्चे मन में सोच रहे हैं ऊपर तो वो है भैया, है सोच रहे हो ना। अरे भाई वो ऊपर इसलिए लिख दिया गया, यहाँ पर बोर्ड पे जगह नहीं रही इसलिए उसको वहां पे लिख दिया गया। श्रेणी में ऊपर Fe ही होगा, ऊपर ये नहीं है, ये हाइड्रोजन से भी नीचे है, यहाँ पर होगा ये। ठीक है, तो Fe का स्थान ऊपर है, Cu का स्थान नीचे है, इसीलिए क्या होता है, Fe क्या करता है, Fe CuSO4 विलयन से Cu को विस्थापित कर देता है। CuSO4 ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इससे लिख लीजिए। तो Fe की क्रियाशीलता ज्यादा है, Cu की क्रियाशीलता कम है, इसीलिए जब लोहे को कॉपर सल्फेट विलयन में डाला जाता है तो लोहा कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है और कॉपर को हटा देता है, उठाकर पटक देता है और क्या बन जाता है, FeSO4 प्लस Cu, और ये Cu नीला होता है। एक क्वेश्चन यहां पर बनता है कि कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डालने पर कील नीली हो जाती है, ऐसा क्यों, और विलयन रंगहीन हो जाता है। तो विलयन नीला है, कॉपर सल्फेट का विलयन नीला है, किसकी वजह से, कॉपर की वजह से। अब सारा कॉपर विस्थापित कर दिया, ये विस्थापित कॉपर लोहे की कील पर जमा हो गया। बात को समझे, जैसे कि यहाँ पर ये कॉपर सल्फेट भरा था, क्या भरा था, कॉपर सल्फेट, आपने एक लोहे की कील इसमें डाल दी, तो जितना भी कॉपर था जिसकी वजह से विलयन नीला था वो आकर के कहाँ इकट्ठा हो गया, यहाँ पर इकट्ठा हो गया, और ये नीला नीला विलयन कैसा हो जाएगा, रंगीन हो जाएगा, और ये जो रॉड है, ये जो कील है, ये कैसी हो जाएगी, नीली हो जाएगी। समझ में बात आ गई। तो कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डालने पर कील का रंग नीला क्यों हो जाता है, इसलिए हो जाता है क्योंकि लोहे की क्रियाशीलता ज्यादा है, क्योंकि लोहे का स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर है, कॉपर का स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे है। तो लोहा कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है और विस्थापित कॉपर लोहे की कील पर जमा हो जाता है और इस प्रकार से कील नीली दिखाई देने लगती है, विलयन रंगहीन हो जाता है। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब प्रश्न ये उठा कि ऊपर वाली धातु की क्रियाशीलता क्यों ज्यादा है, नीचे वाली धातु की क्रियाशीलता क्यों कम है। तो धातुओं की प्रॉपर्टी, धातु किसे कहते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के पहले लेक्चर में मैंने पहले लेक्चर है, हाँ पहले लेक्चर में मैंने 11th का जो है उससे आप देख सकते हैं यूट्यूब पर, उसमें मैंने मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स और ये आपका जो एलॉयज होती हैं मिश्र धातु, इन सब के बारे में मैंने डिस्क्राइब किया है अच्छे से। तो मेटल किसे कहते हैं, मेटल की डेफिनेशन क्या है, विद्युत धनात्मक तत्वों को मेटल कहा जाता है। जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, ऐसे पदार्थों को हम मेटल अर्थात धातु कहते हैं। अब यहां पर सीधी सी बात है, जो जितनी ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागेगा वो उतना ही ज्यादा अच्छा मेटल होगा, उतना ही ज्यादा क्रियाशील होगा। यानी जो मेटल है, जो धातु है, उसकी क्रियाशीलता किस बात पर डिपेंड करती है कि वो कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। तो इस श्रेणी में जो ऊपर वाली धातुएं हैं वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्यागती हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्यागती हैं, इसीलिए ऊपर वाली धातुओं की क्रियाशीलता नीचे वाली धातुओं से कम होती है। ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घटती जाती है और ग्रहण करने की बढ़ती है। इनकी प्रवृत्ति ग्रहण करने की बढ़ जाती है, नीचे है बिल्कुल। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने लगता है
ऊपर वाले की क्रियाशीलता ज़्यादा क्यों है? क्योंकि ये धातुएं हैं, धातुओं का प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रॉन त्याग करना। ऊपर वाली धातुएं बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देती हैं और बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात, अब बहुत सारे क्वेश्चन इस एक पॉइंट से बन जाएंगे। ऊपर वाली धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रबल क्षमता क्या है? इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रबल क्षमता। ठीक है, ऊपर वाली धातुएं आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग देती हैं और जो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा उसका क्या होगा भैया? ऑक्सीकरण। क्या होगा? ऑक्सीकरण, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन। तो ऊपर वाली धातुएं ज्यादा ऑक्सीकृत होंगी। कैसी होंगी? ज्यादा ऑक्सीकृत होंगी। ज्यादा ऑक्सीकृत कौन होगा? ऊपर वाली धातुओं की ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी और जिसका ऑक्सीकरण होता है वो दूसरे का क्या करता है? अपचयन करता है और क्या कहलाता है? अपचायक। क्या कहलाता है? अपचायक। ध्यान रखें, तो ऊपर वाली धातुओं में की अपचायक क्षमता ज्यादा होगी। यहां पर पॉइंट में पॉइंट निकलता जा रहा है, समझे? ऊपर वाली धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता ज्यादा, जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा वो उसका क्या होगा? ऑक्सीकरण। और जब इसका होगा ऑक्सीकरण तो दूसरे का करेगा अपचयन। नहीं बता चुका हूं मैं, मैंने कहा ना, आप वो वाली वीडियो मेरी देख लीजिए। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता ऊपर वाली में ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता ज्यादा है तो उसका क्या होगा? ऑक्सीकरण। और जिसका ऑक्सीकरण होगा वो दूसरे का क्या करेगा? अपचयन। क्या कहलाएगा? अपचायक, रिड्यूसिंग एजेंट। इसीलिए ऊपर वाली धातुओं की अपचायक क्षमता ज्यादा है। ऊपर वाली धातुओं की अपचायक क्षमता ज्यादा है, इसीलिए ऊपर वाली धातु नीचे वाली धातु को अपचयित कर देती है। यहां पर आयरन ने कापर को अपचयित ही तो कर दिया। आयरन ने कापर को अपचयित कर दिया। कैसे अपचयित कर दिया ये भी समझ लीजिए। आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर कितनी है? 0। कापर की कितनी है? SO4 डबल नेगेटिव, कापर की +2। अब कापर की कितनी हो गई? 0। तो कापर +2 से 0 हो गया। ऑक्सीकरण संख्या का घटना क्या कहलाता है? अपचयन। यानी कापर का क्या हो गया? अपचयन हो गया। यानी किसने किया अपचयन? आयरन ने। तो आयरन ने इसको अपचयित कर दिया, यानी आयरन यहां पर अपचायक का काम कर रहा है। बात समझ में आ गई? तो ऊपर वाली धातुओं की अपचायक क्षमता ज्यादा, ऊपर से नीचे आने पर अपचायक क्षमता घटती है। जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे अपचायक क्षमता घटेगी। और अपचायक क्षमता की उल्टा क्या होता है? अपचायक क्षमता की उल्टी क्या होती है? ऑक्सीकारक क्षमता। ऑक्सीकारक क्षमता। ऑक्सीकारक क्षमता जो होती है वो अपचायक क्षमता की उल्टी होती है। ऊपर से नीचे अपचायक क्षमता घट रही है तो ऊपर से नीचे ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ेगी। समझ में बात आ गई? ध्यान रखिएगा, आगे एक क्वेश्चन आपका आएगा इसी चैप्टर में कि क्षार धातुओं की अपचायक क्षमता ज्यादा है। क्षार धातु कहाँ है? सोडियम, लिथियम, पोटेशियम। क्षार धातुओं की अपचायक क्षमता अधिक होती है। क्यों? क्योंकि इनका स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे ऊपर है और अतः इनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ज्यादा है और जो त्यागेगा उसका होगा ऑक्सीकरण और जिसका होगा ऑक्सीकरण वो कहलाएगा अपचायक। और आता है हैलोजन। ये हैलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हैलोजन की ऑक्सीकारक क्षमता ज्यादा है। ऑक्सीकारक क्षमता ज्यादा कम क्यों होगी? मैंने कहा ना, ऊपर से नीचे आने पर अपचायक क्षमता घटती है तो ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती है। तो नीचे कौन है? ये है। क्यों बढ़ रही है? इनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति ज्यादा है। ध्यान से समझे, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उसका क्या होगा? अपचयन होगा और वो दूसरे का क्या करेगा? ऑक्सीकरण करेगा। क्या कहलाएगा? ऑक्सीकारक कहलाएगा। इसीलिए हैलोजन प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं और इनमें भी सबसे ज्यादा ऑक्सीकारक होता है फ्लोरीन। बात समझ में आ गई होगी? ठीक है, तो धातुओं में ऊपर वाली धातु की क्रियाशीलता ज्यादा है अपने से नीचे वाली धातु से। ऊपर वाली धातु ज्यादा अपचायक है, ऊपर वाली धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता ज्यादा है, ऊपर वाली धातु में ऑक्सीकृत होने की क्षमता ज्यादा है, ऊपर वाली धातु में धनायन बनाने की क्षमता ज्यादा। जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगी तो क्या बनाएगी? धनायन बनाएगी। जब जैसे मान लीजिए ये सोडियम है, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को त्यागा, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो क्या बन गया? सोडियम पॉजिटिव। धनायन बनाने की प्रवृत्ति ज्यादा है। बात समझ में आ गई?
जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उसमें धनायन बनाने की प्रवृत्ति ज्यादा। तो समझ लो कितनी ज्यादा, कितनी चीजें हैं। ऊपर वाली धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा, ऊपर वाली धातुओं में का ऑक्सीकरण हो रहा है सबसे ज्यादा, यानी ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा। इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाएंगी तो इसका मतलब धनायन बनाने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा। और ऊपर वाली धातुएं सबसे ज्यादा अपचायक भी हैं। समझ में बात आ गई। अब नीचे जैसे जैसे हम आते हैं वैसे वैसे ये सारे प्रॉपर्टी घटते चले जाते हैं और इसके उल्टे जो प्रॉपर्टी है वो बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के लिए। तो अब हमने ये कर ली धातुओं की बात। धातुओं में ऊपर वाली धातु नीचे वाली धातु को विस्थापित कर देगी। अब हम बात करेंगे अधातुओं की। अधातुओं की क्रियाशीलता किस बात पर निर्भर करेगी? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति पर। और यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा कौन ग्रहण कर रहा है? नीचे वाली धातु। ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण त्यागने की प्रवृत्ति घटेगी, ग्रहण करने की बढ़ेगी। तो ग्रहण करने की बढ़ी तो सबसे ज्यादा किनकी हो गई? इनकी हो गई। इनमें भी सबसे ज्यादा किसकी हो गई? इसकी हो गई। यानी इनमें क्या है? इनमें नीचे वाली धातु ऊपर वाली धातु को विस्थापित करेगी। धातुओं में ऊपर वाली नीचे वाली को विस्थापित करेगी, धातुओं में नीचे वाली ऊपर वाली को विस्थापित करेगी, क्योंकि धातुओं में नीचे वाले की क्रियाशीलता ज्यादा है, ऊपर वाले की क्रियाशीलता कम है। इसीलिए क्या होता है, जब पोटेशियम आयोडाइड, ध्यान दीजिए, पोटेशियम आयोडाइड 2KI, पोटेशियम आयोडाइड के विलयन में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो 2KCl प्लस आयोडीन, तो विलयन का रंग बैगनी हो जाता है। एक क्वेश्चन खूब आता है पेपर में। ठीक है, क्या कारण है कि पोटेशियम आयोडाइड के विलयन में क्लोरीन गैस पास करने पर विलयन का रंग बैगनी हो जाता है, वायलेट हो जाता है? तो क्यों हो जाता है? क्लोरीन, क्लोरीन कहाँ है? ये है क्लोरीन। आयोडीन कहाँ है? ये है आयोडीन। कौन ऊपर है? आयोडीन। कौन नीचे है? क्लोरीन। किसकी क्रियाशीलता ज्यादा होगी? नीचे वाले की, यानी क्लोरीन की ज्यादा होगी, आयोडीन की कम होगी। तो क्लोरीन आयोडीन को उठाकर पटक देगा। तो क्लोरीन क्या करता है? इसके आई से आयोडीन को उठाकर पटक देता है, यानी विस्थापित कर देता है, मतलब अपचयित कर देता है, इसको हटा देता है। और ये विस्थापित होने वाली आयोडीन कैसी होती है? बैगनी रंग की होती है। इसीलिए पूरा विलयन बैगनी यानी वायलेट हो जाता है। बात समझ में आ रही होगी? आ रही ना समझ में? तो लाइक करो वीडियो को। समझ में आ रही तो लाइक करो ना, लाइक करो, शेयर करो। आप लोग लाइक नहीं करते हो, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को बोलो सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। तो इस प्रकार से जब हम पोटेशियम आयोडाइड के विलयन में क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हैं तो क्लोरीन पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन को विस्थापित कर देती है। विस्थापित आयोडीन बैगनी रंग की होती है और विलयन कैसा हो जाता है? बैगनी हो जाता है। समझ में बात आ गई? ये वाला क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट विलयन में डाला जाता है तो कॉपर तो लोहा जो है वो तो कील का रंग कैसा हो जाता है? लोहे का रंग कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। पढ़ लिया आपने। इसके बाद ये भी पढ़ लिया। मैं यहाँ थोड़ा साफ कर दूं, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो अपनी रफ कॉपी पर इसको थोड़ा थोड़ा नोट कर सकते हो। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा इसको मिटा लें, इसके बाद आगे की बातें करते हैं। हाँ, कई बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने इसकी ट्रिक नहीं बताई है। तो ट्रिक मैं अभी आपको बिल्कुल लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, वीडियो के लास्ट में आपको ट्रिक बताऊंगा और आज का लेक्चर उसी के साथ समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको और भी कुछ पॉइंट्स हैं, इसकी जो एप्लीकेशंस हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, वो एप्लीकेशंस क्या हैं और भी समझ लीजिए। Fe से लेकर Cu तक के जो ऑक्साइड हैं, कौन है? ऑक्साइड, ये हाइड्रोजन द्वारा अपचयित हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉपर, यानी कहां से? Fe से लेकर के Cu तक के ऑक्साइड, समझ गए ना? ये हाइड्रोजन द्वारा अपचयित हो जाते हैं। जैसे कि मान लो Cu का ही ले लो, Cu2O, ये H2 से रिएक्शन करेगा, H2 इसको ऑक्सीजन को हटा देगा। ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? अपचयन। 2 कॉपर यहाँ पर आ जाएगा और प्लस यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा, तो ये H2 तो क्या बन जाएगा? H2O। बात समझ आ गई? तो Fe से लेकर के Cu तक के ऑक्साइड हाइड्रोजन द्वारा अपचयित हो जाते हैं। और सुनो, पारा, ये पारा एवं इसके नीचे की धातुओं के ऑक्साइडों को गर्म करने पर वो अपघटित हो जाते हैं। जैसे कि पारा आप ले लीजिए, 2HgO, इसको आप हीट कर दीजिए, गर्म कर दीजिए, तो ये अलग हो जाएगा, 2Hg अलग हो जाएगा और प्लस
O2 अलग हो जाएगा। तो इसकी जो एप्लीकेशन से चल रही हैं, ठीक है, तो एप्लीकेशन में क्या बताया मैंने, Fe से लेकर के Cu तक के ऑक्साइड हाइड्रोजन द्वारा अपचयित हो जाएंगे। पारा एवं इसके नीचे की धातुओं के ऑक्साइड दो को गर्म करने पर क्या होगा, वो अपघटित हो जाएंगे। और सुनिए, हाइड्रोजन, ये अपना हाइड्रोजन है, ये इसको मत भूलो, ये आवारा तत्व है, ठीक है। हाइड्रोजन के ऊपर की जितनी भी धातुएं हैं वो अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। जैसे कि कोई भी धातु ले लीजिए, ये मैग्नीज ले लीजिए, मैग्नीज क्या करेगा, Mn प्लस H2SO4, अब ये क्या करेगा, H2 को हटा देगा, क्या बना लेगा, MnSO4 प्लस H2, क्योंकि हाइड्रोजन से ऊपर वाली धातुओं की क्रियाशीलता हाइड्रोजन से अधिक है, इसीलिए हाइड्रोजन से ऊपर वाली धातुएं हाइड्रोजन को अम्लों से विस्थापित कर देती हैं। जैसे मैग्नीज का स्थान ऊपर है तो मैग्नीज ने हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया, सॉरी यहाँ पर H2 नहीं H2 होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ये बहुत पूछा जाता है कि वे कौन सी धातु हैं जो अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकती, तो सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन से नीचे वाली वो कौन कौन सी हैं, तांबा, पारा, चांदी, पैलेडियम, प्लेटिनम और गोल्ड, ये अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती, ठीक है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान दीजिए, इसी प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है कि जिंक कापर सल्फेट विलयन से कापर को विस्थापित कर देता है, क्यों। तो भैया जिंक है अपना, ये जिंक है, ये जिंक है, तो जिंक जो है कापर सल्फेट विलयन से कापर को विस्थापित कर देगा, क्यों, ये अपना कापर ये है, ठीक है, तो कापर को विस्थापित क्यों कर देगा, क्योंकि जिंक का स्थान ऊपर है, कापर का स्थान नीचे है, तो जिंक की क्रियाशीलता ज्यादा है, यानी अपचायक क्षमता ज्यादा है, इसीलिए जिंक क्या करेगा, कापर सल्फेट विलयन से कापर को अपचयित कर देगा, यानी विस्थापित कर देगा, और क्या बना लेगा, ZnSO4 प्लस Cu। समझ में बात आ गई। इसी प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लीजिए, बोर्ड पूछ चुका है इसके लिए। क्या कारण है कि सिल्वर नाइट्रेट विलयन में कापर डालने पर विलयन का रंग नीला हो जाता है। अब देखो, कापर यहाँ पर है और आपका सिल्वर कहाँ है, सिल्वर यहाँ पर है, ये सिल्वर है, ठीक है। क्या कारण है कि कापर को सिल्वर नाइट्रेट विलयन में डालने पर विलयन का रंग नीला हो जाता है, तो ऊपर कौन है, कापर, नीचे कौन है, सिल्वर। कापर की क्रियाशीलता ज्यादा है, सिल्वर की क्रियाशीलता कम है, इसीलिए क्या होगा, कापर AgNO3 विलयन से Ag को विस्थापित कर देगा। AgNO3 दो ले लीजिए, ठीक है, वैलेंसी के अनुसार, तो दो Cu क्या बन जाएगा, CuNO3 का होल ट्वाइस, दो NO3 है एक Cu, तो क्या बन गया, CuNO3 का होल ट्वाइस, और ये क्या है 2Ag। और ये जो सिल्वर नाइट्रेट बना, ये कैसा है पता है, नीला, और इसी के बनने के कारण विलयन कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। समझ में बात आ गई। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि क्या कारण है कि सिल्वर नाइट्रेट विलयन में कापर डालने पर विलयन का रंग नीला हो जाता है, या इस तरह से भी पूछा जाता है कि कापर सिल्वर नाइट्रेट विलयन से सिल्वर को विस्थापित कर देता है, क्यों, तो कापर का स्थान ऊपर है, सिल्वर का नीचे, इसीलिए कापर की क्रियाशीलता ज्यादा है, सिल्वर की कम है, तो कापर सिल्वर नाइट्रेट विलयन से कापर को विस्थापित कर देगा, कापर सिल्वर नाइट्रेट विलयन से सिल्वर को विस्थापित कर देगा, Ag को, ठीक है। और इस प्रकार से कापर नाइट्रेट बनेगा जो नीले रंग का होगा, और इस नीले रंग के कापर नाइट्रेट बनने के कारण विलयन का रंग कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। समझ में बात आ गई। एक दो और क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन और हैं, ये तो हमने बता दिया आपके लिए, पे कौन सी धातुएं जो अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती हैं, तो हाइड्रोजन से नीचे वाली धातुएं अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती। एक और भी पॉइंट है, उसको बस समझ लीजिए, इसके बाद आज का लेक्चर जो है इसकी ट्रिक बताने के बाद समाप्त हो जाएगा। ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन ये आता है कि वे कौन सी धातुएं जो गर्म जल के साथ या जलवाष्प के साथ उच्च ताप पर क्रिया करती हैं। तो ध्यान रखिए, Mg से लेकर के Fe तक, Mg से लेकर के सॉरी गलत बोल गए, Mg से ऊपर वाली धातुएं यानी लिथियम से सोडियम तक ठंडे जल के साथ क्रिया करती हैं, और मैग्नीशियम से Fe तक की धातुएं गर्म जल या जलवाष्प के साथ उच्च ताप पर क्रिया करती हैं, गर्म जल, और ये किसके साथ क्रिया कर रही हैं, ठंडा जल। ध्यान रखें, ठीक है। जैसे कि ये सोडियम है आपका, तो ये कम ताप पर ही सोडियम प्लस 2HOH 2NOH कर लीजिए, तो यहाँ पर 2Na और 2OH क्या बन जाएगा, 2NaOH प्लस 2H क्या बन जाएगा, H2। ये क्रिया कहाँ, किस ताप पर हुई है, साधारण ताप पर, ठीक है। लेकिन अगर आप बात करें आयरन की, तो आयरन साधारण ताप पर क्रिया नहीं करेगा,
आयरन 3Fe+ 4H2O, ये उच्च ताप पर क्रिया करेगा और क्या बनाएगा, Fe3O4 + 4H2, ये 4H2 निकल गया, 3Fe 4O क्या बन गया, 3Fe 4O Fe3O4। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वे कौन सी धातु हैं जो साधारण ताप पर जल से क्रिया करती हैं। तो Mg से ऊपर वाली सभी धातुएं साधारण ताप पर ठंडे जल के साथ क्रिया करती हैं और गर्म जल के साथ Mg से लेकर के Fe तक की, इसमें वही क्रियाशीलता वाला मैटर है। ठीक है, कि चूंकि इनकी क्रियाशीलता जो है ज़्यादा होती है, कम होती है, ये ऊपर है, इनकी क्रियाशीलता कम है तो आसानी से क्रिया कर लेंगी, इनकी क्रियाशीलता कम हो गई तो ये आसानी से क्रिया नहीं करेंगी, सिंपल सी बात है। अब लास्ट में बिल्कुल आपको बताने जा रहा हूँ इस श्रेणी को याद करने की ट्रिक क्या होगी, ट्रिक समझ लीजिए। ये विद्युत रासायनिक श्रेणी आपने पढ़ ली है, इसकी ट्रिक आप कैसे याद करेंगे उसको समझ लीजिए, कैसे याद करना है। एक पोइम है, मैं पोइम आपको बता देता हूँ और उस पोइम को नोट कर लीजिए आप मेरे साथ साथ। ठीक है, फिलहाल जो है नोट्स की PDF में भी वो पोइम लिखी हुई है। अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ से कैसे लिखवा, पोइम पहले मैं सुना दूं, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्रमबद्ध तरीके से। लिखवा सर का नाम जी, अलमन जिम्फे कड़टल, कोनी सन की लेड है, तांबा पारा चांदी, पंडित जी को देंगे प्लेट में सोना रखकर उल्टे हैलोजन ले जाएंगे। ध्यान दीजिए, लिखवा सर का नाम जी, अलमन जिम्फे कड़टल, कोनी सन की लेड है, तांबा पारा चांदी, पंडित जी को देंगे प्लेट में सोना रखकर उल्टे हैलोजन, आवर्त सारणी में ऐसे रखे हैं, यहाँ पर उल्टे कर दिए गए तो उल्टे हैलोजन ले जाएंगे। तो यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ, नोट करने की ज़रूरत नहीं है वैसे, कि इसलिए नोट करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आपको PDF में ये मिल ही जाएगा, तो आप इसे नोट करने की ज़रूरत नहीं, टाइम खराब करने की क्या ज़रूरत है। फिर से मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, उसको समझ लीजिए। लिखवा सर का नाम जी, अलमन जिम्फे कड़टल, कोनी सन की लेड है, तांबा पारा चांदी, पंडित जी को देंगे प्लेट में सोना रखकर उल्टे हैलोजन ले जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को खूब फैलाइए इसको। ठीक है, अपने दोस्तों को बताइए, अपने मित्रों को बताइए, जिससे कि वो भी इस लॉकडाउन की स्थिति में, ये जो अनलॉक तो हो गया लेकिन कोचिंग सेंटर्स और स्कूल्स के लिए अभी ये लॉकडाउन ही चल रहा है। ठीक है, तो आप लोगों से मेरा यही कहना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि वो भी केमिस्ट्री की पढ़ाई का लाभ मुझसे ले सकें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।